In this video, we will learn about the Mendel's laws, law of dominance, law of segregation और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हें मेंडल ने एक जर्नल में पब्लिश किया। दैट वाज ब्रूनो नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1865। लेकिन उस समय मेंडल के जो वर्क थे उन्हें वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली और 16 साल के बाद आफ्टर मेंडल्स डेथ 1900 में उन लॉज को फिर से रीडिस्कवर किया गया। वो साइंटिस्ट थे डीवेराइस, कोरेंस एंड वॉन टिशरमार्क। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है कि मेंडल के लॉ किसने रीडिस्कवर किए थे। तो जो मेंडल के लॉज रीडिस्कवर बाद में इन साइंटिस्टों के द्वारा किए गए, इन्हीं लॉज को ही हम आज मेंडल के लॉज के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम इन लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल में इसे समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मेंडल ने जो क्रॉस किए और उस क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग हुए, और जब मेंडल ने F1 जनरेशन को एग्ज़ामिन किया तो उसने पाया कि वो पेरेंटल जनरेशन के साथ एक मेंबर से मेल खाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो F1 जनरेशन है, जो फिनोटाइप है, दैट इज़ रिजेंबलिंग विद ओनली वन पेरेंट। इस तरह से मेंडल को सभी क्रॉसिस जब मेंडल ने 7 वेराइटीज़ के साथ किए तो F1 जनरेशन में मेंडल को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दे रिजेंबल्ड ओनली विद द वन फिनोटाइप। जैसे कि यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ हैं, तो मेंडल को F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स ही मिले। और अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर राउंड एंड रिंकल सीड है, तो मेंडल को F1 जनरेशन में सभी राउंड सीड मिले। मेंडल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि जो उसने वेराइटीज़ ली हैं टॉल और ड्वार्फ, कहीं ना कहीं जो ड्वार्फ वेराइटी है वो F1 जनरेशन में उसने खुद को शो नहीं किया। इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन को कल्टीवेट किया, उनकी सेल्फिंग की, और उसके बाद मेंडल को जो F2 जनरेशन मिली उसमें दोनों के दोनों करैक्टर जो थे वो रीअपियर हुए इन द रेशो ऑफ 3:1। सभी 7 वेराइटीज़ के साथ जो मेंडल ने सेल्फिंग की, तो जो ट्रेट मेंडल ने लिए थे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ का यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन में जो F1 जनरेशन थी उनके बीच में सेल्फिंग की गई। दिस इज़ द F1 जनरेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो F2 जनरेशन के जो जीनोटाइप और फिनोटाइप हैं, सभी के साथ जो F2 जनरेशन आई, यहाँ पर वो 3:1 रेशो में अपीयर हुए। यानी जो पेरेंटल जनरेशन थी टॉल एंड ड्वार्फ, दैट रीअपीयर्ड इन द F2 जनरेशन अगेन। तो मेंडल ने सभी 7 वेराइटीज़ के साथ ये क्रॉसिस किए और मेंडल को जो रिजल्ट मिले वो सेम रिजल्ट मिले। इसके बाद मेंडल ने जो कंक्लूजन किए, जो फाइंडिंग्स की, वही फाइंडिंग आज मेंडल के लॉ के नाम से जानी जाती है। वो फाइंडिंग क्या थी? जो फर्स्ट थी, जैसे कि जो F1 प्लांट्स थे वो पेरेंटल जनरेशन के साथ रिजेंबल किए, लेकिन ओनली वन मेंबर रिजेंबल्ड विद इट्स पेरेंटल जनरेशन। जहाँ पर सवाल है F2 जनरेशन का, तो F2 जनरेशन में दोनों के दोनों ट्रेट अपीयर हुए इन द रेशो ऑफ 3:1। तो इससे हमें क्या मेंडल के जो कंक्लूजन डिराइव करके मिलते हैं
वो क्या मिलते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेंडल की F1 जनरेशन थी, वहाँ पर एक ही ट्रेट ने खुद को एक्सप्रेस किया, और जिस ट्रेट ने एक्सप्रेस किया, दैट ट्रेट was known as the dominant trait, और जिस ट्रेट ने एक्सप्रेस नहीं किया, दैट ट्रेट was known as recessive trait। और यहीं से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है वो निकल कर सामने आया, जो ये कहता है कि जो ट्रेट, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन जीनोटाइप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट इन जीनोटाइप, ओनली वन एलील विल एक्सप्रेस, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी जो कि एक डोमिनेंट एलील है जो टॉलनेस को एक्सप्रेस करता है, ओनली वन एलील एक्सप्रेस itself, the allele which express itself is called the dominant allele, तो उसे हम dominant allele या dominant trait कहेंगे, और allele which does not express is known as the recessive one और recessive allele। तो इस तरह से यहाँ से F1 जनरेशन से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस निकल कर सामने आया। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Next is the law of segregation. It states that two copies of genes separate from each other during the transmission from parents to offspring। जैसा कि आप F2 जनरेशन में देख सकते हैं कि जो मेंडल ने कंट्रास्टिंग ट्रेट पेरेंटल जनरेशन में लिए थे, वो फिर से F2 जनरेशन में 3:1 की रेशो में यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रीअपियर हुए। इसका मतलब ये था कि जो मेंडल ने पेरेंटल ट्रेट्स लिए थे, दैट इज टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट्स, वो आपस में ब्लेंड नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए, जिससे ये पता चलता है कि जो एलील्स हैं जो ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब गैमीट्स बनते हैं तो जीन की जो एलील्स हैं, जैसा कि यहाँ पर है, वो अलग होती हैं। टॉल प्लांट्स में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब गैमीट्स बनते हैं तो दोनों एलील अलग होती हैं। इट मीन्स दैट टू कॉपीज ऑफ एलील दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। सो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें इन लॉज को समझने में आसानी होती है कि किस तरह से जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी उससे ये दो लॉ निकलकर सामने आए, जिसे कि बाद में जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने इन लॉज को डिस्कवर किया, रीडिस्कवर किया, जो मेंडल ने पहले दिए थे। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Next is the Mendel law of independent assortment. It states that genes of different characteristics, they separate independently of one another when gametes are formed and they get randomly arranged in the offspring। इसे हम मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं, जो कि राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के बीच में मेंडल ने किया था। मेंडल को जो इसमें F2 जनरेशन मिली, दैट वाज 9:3:3:1। 9 वर राउंड एंड येलो एंड 1 वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो कि मेंडल की ओरिजिनल पेरेंटल जनरेशन थी। इनमें से जो 3:3 की जो रेशो आई, उनमें 3 राउंड और ग्रीन थे और 3 रिंकल्ड और येलो थे। इसका मतलब मेंडल ने जो पेरेंटल जनरेशन ली थी उससे हटकर रिजल्ट सामने आए, तो मेंडल काफ़ी हैरान हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो जीन्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की जो जीन्स हैं, वो
इंडिपेंडेंटली अलग होती है। तो ये मेंडल से के थर्ड लॉ से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और जो नेचर में आप बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, एक तरह से वो मेंडल के इस लॉ की वजह से ही है, जो मेंडल ने डिस्कवर किया था, मेंडल ने अपने रिज़ल्ट में, अपनी फाइंडिंग्स में पब्लिश किया था। तो ये मेंडल के लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंडल के लॉ को। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है कि इनको रीडिस्कवर किया गया था, क्योंकि मेंडल के डेथ के बाद 16 साल के बाद 3 साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सल नहीं है, कई जगह पर ये फेल हो जाता है। जैसे कि जब हम स्किन कलर देखते हैं या हम इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस के कंसेप्ट को जब हम समझते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये लॉ फेल हो जाता है। और मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि लिंकेज, अगर दो जीन्स के बीच लिंकेज होती है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मेंडल का जो ये लॉ है ये भी यूनिवर्सल नहीं है। और मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दैट इज सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, और इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो ये मेंडल्स के लॉ थे। इन लॉज को पढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखें कि मेंडल के जो वर्क थे उन्हें रीडिस्कवर किया गया, और उसके बाद मेंडल के लॉ निकल कर सामने आए। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, पी प्लांट के 7 वेराइटीज़ पे क्रॉस किया था। मेंडल ने जो वहाँ से जो फाइंडिंग्स, वहाँ से जो कंक्लूजन निकाला था, उन्हीं को ही बाद में लॉ का नाम दिया गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को RSK बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।